गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक पेज 24 के क्वेश्चन आंसर्स। और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिसिबल विद ईच अदर। आपसे इस क्वेश्चन में सेपरेटिंग टेक्निक पूछी है। कैरोसिन और पेट्रोल जो आपस में मिसिबल हैं, मिसिबल का मतलब जो आपस में मिक्स हो जाएंगे। आप कैरोसिन और पेट्रोल को अगर देखें तो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। मतलब अगर इनका फॉर्मूला अगर आप देखने जाएं तो कार्बन और ये हाइड्रोजन के बने हैं। ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर का मतलब हो गया जिनमें पोल्स ना बने। पोल्स का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ना बने। ठीक है, तो दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स हैं, दोनों ही नॉन पोलर हैं, आपस में मिक्स हो जाएंगे। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट दिया है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप सब जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर्स स्टेट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है। और मिसिबल का मतलब आपस में मिक्स हो जाना। अब इमिसिबल का मतलब इससे अपोजिट हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में इमिसिबल लिखते हैं मतलब क्या है कि कैरोसिन जैसे, और वाटर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो कैरोसिन एक नॉन पोलर है, जैसे मैंने बताया हाइड्रोकार्बन्स, और वाटर H2O ये एक पोलर है। पोलर कंपाउंड्स मतलब जिनमें देखो चार सेपरेशन हो रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव बन रखे हैं, तो पोलर है ना। तो कैरोसिन हो गया नॉन पोलर और ये हो गया वाटर पोलर, तो ये इमिसिबल हुए। क्या हुए? इमिसिबल, मतलब आपस में मिक्स नहीं होते। आपको पता ही है पानी में अगर हम मिट्टी का तेल डाल दें तो मिट्टी का तेल ऊपर तैरेगा, उसमें घुलेगा नहीं प्रॉपरली, है ना। तो आपने एक बात याद रखनी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कहने का मतलब है कि अगर एक जैसे हुए तो घुल जाएंगे, तो मिसिबल होंगे। अगर एक जैसे नहीं हुए तो नहीं घुलेंगे। जैसे पानी में तेल नहीं घुलता क्योंकि कैरोसिन जो है वो क्या है, या पेट्रोल क्या है, पेट्रोल इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कभी भी पोलर में नहीं घुलेगा। लेकिन जैसे यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ कैरोसिन और पेट्रोल, तो ये आपस में मिसिबल है क्योंकि ये दोनों ही नॉन पोलर हैं। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई सेपरेटिंग टेक्निक पूछी जाती है और उसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया होता है, अगर उसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और तो आपने सिंपल डिस्टिलेशन तो पक्का करना है। आपने मतलब डिस्टिलेशन तो पक्का ही लिखना है। कभी बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हैं और आपसे सेपरेटिंग टेक्निक पूछी गई है तो डिस्टिलेशन ज़रूर होती है। तो डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर एक बीकर में आपके पास ये टू जो मिसिबल लिक्विड्स हैं ये डाल दिए जाएंगे और एक थर्मामीटर डाल दिया जाएगा। और थर्मामीटर में देखिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो जैसे जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वैसे वैसे वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। और फिर एक कंडेंसर के थ्रू जाते हैं, कंडेंसर मतलब ठंडा कर देंगे उसको फिर से वेपर्स को, और आपको पता है वेपर्स कंडेंस होकर क्या बना देंगे, अगेन लिक्विड। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट आया किसी का, उसके वेपर्स बने और वेपर्स को कंडेंस करके फिर से ठंडा करके सेपरेट कर लिया गया। तो इस तरह का चीज़ें होती हैं डिस्टिलेशन में। तो डिस्टिलेशन इसका आंसर है। अगर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो सिंपल डिस्टिलेशन होती है। अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, लेस देन का मतलब कि एकदम टेम्परेचर मतलब 100 गया और फिर 100 के बाद मान लो 125 किसी का है या 120 किसी का है, तो बहुत पास है। जैसे 100 पे कोई चीज़ बॉईल करेगी और फिर जैसे ही वो बॉईल होना शुरू हुई और ठंडा होना शुरू हुई, उसके पीछे दूसरा कंपाउंड भी वेपर्स में चेंज होना शुरू हो गया। जैसे 120 अगर किसी का है, 110 किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ की जाती है। तब कौन सी की जाती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमारे पास डिस्टिलेशन हमने दो पढ़ी हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट तो सिंपल डिस्टिलेशन, और अगर लेस देन बोल रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें बीड्स डाल दिए जाते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, वेपराइजेशन जो हो रही है उसकी कंडेंसेशन जल्दी हो जाए इसलिए। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। इसमें से सेपरेटिंग टेक्निक्स पूछी हैं फटाफट, मैं आपको बता दूं। बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड आप घर में भी करते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं और आप उसको छोलते हैं। तो छोलने का जो एक प्रॉपर वर्ड है उसको हम बोलेंगे, वैसे तो चर्निंग बोलते हैं बट यहाँ पर बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे
और जो लाइट पार्टिकल्स है वो फ्लोट करना शुरू करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द राइट आंसर। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये आई थिंक सबको पता है, समुद्र के पानी से नमक का निकालना। और आपको पता है समुद्र के पानी के पास क्यारियाँ सी बना दी जाती हैं और उसमें वो पानी आता है समुद्र का, और पानी जो है मैं बोलूँ तो वो भाप बन के उड़ जाता है, वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब वेपर्स में चेंज हो जाएगा। नमक नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपर्स में चेंज नहीं होता, इसलिए नीचे ही बैठा रहता है ना। दैट इज़ इवेपोरेशन, मतलब समुद्र के पानी को भाप बन के उड़ा रहा है सूरज की जो गर्माहट है, सोलर एनर्जी, दैट इज इवेपोरेशन। मतलब वहाँ पानी को आप कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं कर रहे हो, उबाल रहे हो, वेपराइजेशन नहीं, इवेपोरेशन। सिंपल जो सूरज का है गर्मी, वो पानी को भाप बना के उड़ा रही है। अच्छा, नेक्स्ट है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। कैम्फर होता है कपूर, और सॉल्ट अगेन, सॉल्ट कभी भी वेपर्स में चेंज नहीं होगा, इसलिए जैसे ही हम कपूर को रखते हैं एक डिश में और नीचे से हीट देते हैं तो जो कपूर है वो सीधा ही सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? सब्लिमेशन। इट्स सब लाइन्स, मतलब सीधा सॉलिड से वेपर स्टेट में। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। नेक्स्ट देखिए, What type of mixtures are separated by the technique of crystallization? वर्ड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होता है क्रिस्टल, जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्रिस्टल आपने देखे हैं नमक के जैसा होता है, या शुगर के क्रिस्टल्स देखे हैं, चीनी के दाने, है ना। क्रिस्टल्स मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये एक प्रॉपर। तो ये जो मेथड है वो सेपरेट किया जाता है इम्प्योर चीज़ों से प्योर बनाने के लिए, इम्प्योर चीज़ों से प्योर बनाने के लिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए इम्प्योर कॉपर सल्फेट हो, कॉमन सॉल्ट हो, नमक हो, या फिर पोटाशियम फिटकरी है, तो इन चीज़ों को इम्प्योर है वो, उसमें कुछ मिलावटें होंगी, उससे हमें प्योर कॉपर सल्फेट या प्योर नमक या प्योर पोटाशियम चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने समुद्र के पानी से सॉल्ट को सेपरेट किया बाय द इवेपोरेशन। अब जो सॉल्ट मिला वो प्योर नहीं होगा, उसमें हो सकता है कुछ मिलावट हो, कुछ रेत के कण हो, या कुछ और चीज़ें उसमें इम्प्योरिटीज़ हों। तो सॉल्ट अब हमें प्योर चाहिए, अब तो हम उसकी फर्दर क्या करेंगे? आफ्टर इवेपोरेशन हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या तो वो पानी में सॉल्युबल होंगी या तो सॉल्युबल नहीं होंगी। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए अगर हम नमक को घोल दें या फिर उसमें कुछ छोटी मोटी पत्ते हैं या कुछ और चीज़ें हैं इम्प्योरिटीज़, तो वो पानी में घुलती नहीं और वो फिल्टर हो जाएंगी। तो फिल्ट्रेशन, उसके बाद फिर उसको बॉईल करने रख दिया जाता है और फिर उसको छोड़ा जाता है कुछ टाइम के लिए और क्रिस्टल्स हमें नीचे मिल जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो यूज़ होती है। द मिक्सचर्स कंटेनिंग सॉलिड्स इन विच द इम्प्योरिटीज़ मे बी आइदर लेस सॉल्युबल in the solvent or more soluble in the solvent than the solids are separated by the technique of crystallization। वही बात आ गई कि इम्प्योरिटीज़ या तो पानी में सॉल्युबल हो जाएंगी तो इनसॉल्युबल हो जाएंगी और उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने पढ़ी होंगी, फिज़िकल और केमिकल चेंज। फिज़िकल और केमिकल चेंज क्या होती है? केमिकल चेंज होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंज में क्या रहता है? न्यू सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस में न्यू सब्सटेंस बन जाता है। ये इरिवर्सिबल होती है, इनको आप मोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, अगर हम पेपर को बर्न कर रहे हैं, है ना, अगर हम पेपर को बर्न कर रहे हैं तो उससे क्या बन जाएगा? उससे ऐश बन जाएगी, उससे हमें लाइट और हीट एनर्जी मिल जाएगी। पेपर को हमने बर्न किया तो हमें न्यू सब्सटेंस मिल गई, लाइट, हीट एनर्जी और ऐश। केमिकल सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनमें नई चीज़ बन जाती है, ठीक है। जैसे दूध से दही बन रहा है, दैट्स केमिकल चेंज। आप दही को फिर से दूध नहीं बना सकते, है ना। और फिज़िकल चेंज क्या होती है? फिज़िकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए इसी पेपर को मैं क्या करूँ,
इसी पेपर को मैं अगर क्रम्बल कर दूँ या मतलब मैं फोल्ड कर दूँ, है ना, पेपर को, तो नई चीज़ नहीं बनेगी, वो पेपर ही रहेगा। वो क्या रहेगा? पेपर ही रहने वाला है। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, इट इज़ इरिवर्सिबल, it is reversible, it is irreversible and it is reversible। तो इस तरह की चेंजेस जो होती हैं दैट इज़ फिजिकल और केमिकल चेंज। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको देखते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ एक लिविंग थिंग है, ठीक है। तो अगर जब आप ट्रीज़ को काटते हो तो ये एक केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, अगर आप बटर को पिघलाते हैं तो आप बटर की सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्टेट चेंज कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं। जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होगी वो भी फिजिकल चेंज होगी। बटर तो बटर ही रहेगा, चाहे पिघला हुआ चाहे सॉलिड फॉर्म हो, तो डैट इज़ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा मान लीजिए लोहे की लगी बनी है, उसमें जंग लग रहा है, तो लोहे को जंग लगना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। एयर में वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन आयरन के साथ हो जाता है और आयरन ऑक्साइड बन जाता है विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जंग का तो ये प्रोसेस है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन जो एयर में प्रेजेंट है आयरन के साथ, और आयरन ऑक्साइड बना देना। क्या बना देना? आयरन ऑक्साइड। तो न्यू सब्सटेंस बन रही है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो अगेन रस्टिंग ऑफ अलमीरा इज अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, अब ये आप बताइए, पानी है, पानी भाप बन रहा है, पर रह तो पानी रहा है ना, है तो पानी ही, चाहे भाप की फॉर्म में हो चाहे पानी की फॉर्म लिक्विड फॉर्म में हो, तो इट इज़ फिजिकल चेंज, क्योंकि सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। क्या मतलब? लिक्विड से वेपर्स। पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, मतलब पानी है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक आर्क पास करवा रहे हो, और ये H2 और O2 में चेंज हो रहा है, H2 और O2 में चेंज हो रहा है। तो देखिए पानी से क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या होगा? ये केमिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रही है। वाटर अब क्या वाटर रहा नहीं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गया, तो ये केमिकल चेंज है ना। तो इसी तरह से बाकी भी हैं। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोलना, हालांकि इट इज़ अ सॉल्यूशन बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर हम पानी को भाप बना के उड़ा दें, मतलब इवेपोरेशन कर दें, तो नमक पीछे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, पानी पानी रहेगा और नमक नमक रहेगा। और एक और चीज़, जब फिज़िकल चेंजेस होती है तो उनको हम सिंपल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। फिज़िकल चेंज की में कोई भी हम वापस ला सकते हैं सिंपल मेथड से, जैसे हमने यहाँ पानी और नमक को अलग अलग कर दिया बाय सिंपल प्रोसेस इवेपोरेशन, तो ये फिज़िकल चेंज है। ओके, मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स नहीं हैं और उनका फ्रूट सैलड बन रहा है, तो इट इज़ अ क्या? फिज़िकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये तो मैंने अभी बताया है, पेपर का जलना क्या होता है? एक नई चीज़ बनती है, ऐश बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, हीट और लाइट एनर्जी मिलती है, नई चीज़ें मिल रही हैं। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, पीछे नहीं ला सकते कि आप ऐश से फिर पेपर बना दो, तो ऐसा नहीं होगा। बाय सिंपल मीन्स ऑफ मेथड तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या है? एक आपकी केमिकल चेंज। देखिए, कटिंग ऑफ ट्रीज, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब केमिकल चेंजेस में आ जाएगा। फिजिकल चेंजेस में आ जाएगा मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर एंड मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट। कटिंग ऑफ ट्रीज केमिकल चेंज है क्योंकि ये लिविंग थिंग है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, टू सेग्रीगेट द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर और मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस हम पहले बात कर चुके हैं। मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स को मिक्स करके बनते हैं, और प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स,
क्या होती हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो देख लिए इसमें हम देख लेंगे तो नैफ्थलीन मॉल एक कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड NaCl ये भी एक प्योर सब्सटेंस। डिस्टिल वाटर मतलब H2O, उसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर सब्सटेंस। डायमंड कार्बन से बनता है, तो कोयले की खान में मिलता है ना, तो कार्बन इज द एलिमेंट, अगेन प्योर सब्सटेंस। स्टीम वाटर ही है, H2O प्योर सब्सटेंस। पोटाशियम का पूरा एक फॉर्मूला होता है फिटकरी का, तो ये कंपाउंड है, या कहूँ कि ये सॉल्ट है एक, तो प्योर सब्सटेंस। एल्कोहल है ना, ये भी प्योर सब्सटेंस। ग्रेफाइट अगेन कार्बन की फॉर्म है, प्योर सब्सटेंस। बेकिंग सोडा NaHCO3 एक कंपाउंड है, ये भी प्योर सब्सटेंस। तो इस तरह से प्योर सब्सटेंसेस में आ जाएंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। बाकी सब मिक्सचर्स हैं, जैसे टैप वाटर है, टैप वाटर में क्या होगा? पानी होगा और बहुत सारी मिलावटें होंगी, आयंस होंगे, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ और क्लोरीन हो सकता है, तो टैप वाटर इज़ अ मिक्सचर। मिल्क मैंने पहले ही बताया है, ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कैल्शियम होता है। एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेज। और गोल्ड ऑर्नामेंट्स में भी मिलावट की जाती है, प्योर गोल्ड के नहीं बनते हैं ज्वेलरी, उसमें कुछ ना कुछ सिल्वर या फिर कोई बार कोई कॉपर उसमें डाला जाता है। आइसक्रीम नहीं। स्टील इज़ अ स्टील या जितने भी ब्रास ये सब आपके पास एलॉयज़ हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स। एलॉयज़ होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। केरोसिन ऑयल्स नहीं। सॉल्ट सॉल्यूशन में तो दो चीज़ें हैं, सॉल्ट और वाटर। ब्रास अगेन एलॉय है। विनेगर में एसिटिक एसिड और वाटर होता है, तो ये भी मिक्सचर है टू कंपाउंड्स का, मतलब एसिटिक एसिड और वाटर का। वुड में भी आपके पास मिक्सचर होगा। तो ये सब मिक्सचर्स हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। ओके।